राजा विक्रम महल के बगीचे में टहल रहे होते हैं। तभी राजकुमारी चंद्रलेखा वहां आती हैं। पिताजी, मैं आज शिकार पर जाना चाहती हूँ। कई दिनों से शिकार करने का मन कर रहा है। शिकार? तुम अच्छी तरह जानती हो कि हमारे परिवार को जंगल में जाने की अनुमति नहीं है, खासकर जंगल की गहराई में। मुझे डर है कि तुम खोजते खोजते कहीं दूर न चली जाओ। पिताजी, मैं पूरी सावधानी रखूंगी, आप निश्चिंत रहें। चंद्रलेखा, जंगल में जाने से पहले अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना। वहाँ कई अनजान खतरे हैं। आपके आशीर्वाद से सब ठीक रहेगा। चंद्रलेखा अपने सैनिकों के साथ शिकार पर निकल जाती हैं। राजा विक्रम महल के कक्ष में रानी रुक्मणी के पास आते हैं। चंद्रलेखा शिकार पर गई है। आपने उसे मना क्यों नहीं किया? मैं उसे कैसे रोक सकता था? तुम जानती हो वो कितनी हठी है। तुम्हारे लाड़ प्यार ने उसे बिगाड़ दिया है। क्या वह अकेली गई है? नहीं, उसके साथ सैनिक भी गए हैं। रानी रुक्मणी फिर भी चिंतित दिखाई देती हैं। चंद्रलेखा 2 सैनिकों के साथ जंगल में घूम रही होती हैं, लेकिन शिकार नहीं मिल रहा होता। यहाँ तो कोई शिकार नहीं दिख रहा है। हमें जंगल की गहराई में जाना चाहिए। राजकुमारी, महाराज ने जंगल की गहराई में जाने से मना किया है। खासकर आपको, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। मैं हर बार पिताजी के आदेश नहीं मान सकती। मुझे शिकार करना ही है। चंद्रलेखा घोड़ा दौड़ाकर आगे बढ़ जाती है और सैनिकों की नजरों से ओझल हो जाती हैं। हमें राजकुमारी के पीछे जाना चाहिए। अगर उन्हें कुछ हो गया तो हम महाराज को क्या जवाब देंगे? तभी चंद्रलेखा की चीख सुनाई देती है। दोनों सैनिक घबराकर उस दिशा में दौड़ते हैं, लेकिन वहां केवल चंद्रलेखा का घोड़ा खड़ा होता है। वह खुद कहीं नहीं दिखती। राजकुमारी कहाँ गई? अभी कुछ ही देर पहले तो यहीं पर थी। इतनी जल्दी गायब कैसे हो सकती है? दोनों सैनिक घबराए हुए महल लौट जाते हैं। महाराज, हमने राजकुमारी को जंगल की गहराई में जाने से मना किया था, लेकिन उन्होंने हमारी एक न सुनी। वो घोड़ा दौड़ाते हुए आगे बढ़ गईं। कुछ ही पलों में उनकी चीख सुनी, लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो उनका घोड़ा अकेला खड़ा था। राजकुमारी वहां नहीं थी। राजा विक्रम यह सुनकर चौंक जाते हैं और गहरी चिंता में पड़ जाते हैं। तभी राजगुरु वहां आ जाते हैं। महाराज, आपको अपने पूर्वजों की भविष्यवाणी पर ध्यान देना चाहिए था। पीढ़ी दर पीढ़ी चेतावनी दी जाती रही है कि आपका परिवार जंगल की गहराई में नहीं जाएगा। मैं उसे कैसे रोकता? उसकी जिद के आगे मैं कुछ नहीं कह पाया। अब क्या होगा? हमारी बेटी कहाँ गई होगी? राजगुरु कुछ क्षण सोचते हैं और फिर गंभीरता से कहते हैं, अभी सबसे जरूरी है चंद्रलेखा को जल्द से जल्द तलाश करवाना। राजा विक्रम तुरंत सैनिकों को आदेश देते हैं कि वे जंगल में जाकर राजकुमारी की तलाश करें। दरबार में एक गहरी चिंता छा जाती है।
कुछ देर बाद राजा विक्रम सिंहासन पर बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर गहरी चिंता के भाव थे। महल के सैनिक और मंत्री भी दरबार में खड़े थे। तभी राजगुरु प्रवेश करते हैं। राजगुरु, मेरे सैनिकों ने जंगल का चप्पा चप्पा छान मारा, यहाँ तक कि जंगल की गहराई में भी खोजबीन की, परंतु चंद्रलेखा का कोई नामो निशान नहीं मिला। अब तो मेरी चिंता और भी बढ़ गई है। महाराज, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, परंतु इस समस्या का समाधान एकमात्र साधु महाराज कर सकते हैं। उनके पास अद्भुत और दिव्य शक्तियां थीं। तो फिर बताइए, वे कहाँ हैं? मैं उन्हें कहीं से भी ढूंढ कर ले आऊंगा। महाराज, ये बात तो मैं भी नहीं जानता कि वह इस समय कहाँ हैं, परंतु इतना अवश्य जानता हूँ कि हमारे राज्य में आदित्य नाम का एक किसान रहता है। कुछ समय तक वही साधु महाराज उसके घर पर अतिथि के रूप में रहे थे। आदित्य साधुओं का बहुत मान सम्मान करता है। संभव है कि वो जानता हो कि साधु महाराज इस समय कहाँ निवास कर रहे हैं। तो फिर हमें तुरंत आदित्य के घर चलना चाहिए। राजगुरु सिर हिलाते हैं और राजा विक्रम के साथ आदित्य के घर की ओर प्रस्थान करते हैं। आदित्य अपने घर के बाहर खड़ा खेत जाने की तैयारी कर रहा था। तभी वह राजा विक्रम और राजगुरु को अपनी ओर आते देखता है। वह अचंभित होकर जल्दी से उनके स्वागत के लिए आगे बढ़ता है। महाराज, आप मेरे घर पधारे, ये मेरे लिए अत्यंत गौरव की बात है। आदित्य, मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। महाराज, ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो एक साधारण किसान हूँ। मेरी सहायता की आपको क्या आवश्यकता पड़ सकती है? राजा विक्रम आदित्य की सारी घटना बताते हुए कहते हैं। मेरी पुत्री चंद्रलेखा जंगल में लापता हो गई है। हमने हर जगह उसे ढूंढा, पर उसका कोई पता नहीं चला। महाराज, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। जब आपके पूर्वजों ने आपके परिवार को जंगल की गहराई में जाने से रोका था, तो आपने राजकुमारी को अकेले शिकार करने जाने की अनुमति क्यों दी? आदित्य, ये मेरी विवशता थी। चंद्रलेखा मेरी पहली पत्नी की संतान है। जब वो जन्मी थी, तभी रहस्यमय परिस्थितियों में मेरी पहली पत्नी इस संसार को छोड़कर चली गई। आदित्य चौंक जाता है और ध्यान से राजा विक्रम की बात सुनता है। मैंने रुक्मणी से विवाह किया, परंतु मैंने उसे साफ कह दिया था कि चंद्रलेखा को कभी अपनी सगी माँ की कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। शायद मेरे और रुक्मणी के अत्यधिक स्नेह के कारण चंद्रलेखा जिद्दी हो गई। अगर मैं उसे रोकता तो वो मेरी बात नहीं मानती। ये तो सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है महाराज। आदित्य, मुझे बताया गया है कि साधु महाराज कुछ समय तक तुम्हारे यहाँ रुके थे। क्या तुम जानते हो कि वह इस समय कहाँ हैं? महाराज, हाँ, मैं जानता हूँ। वे यहाँ से अधिक दूर नहीं हैं, परंतु अभी जाने से कोई लाभ नहीं होगा। वे साधु महाराज केवल प्रातः काल ही किसी से मिलते हैं, इसलिए हमें कल सुबह ही वहाँ जाना होगा। तो फिर ठीक है, मैं कल प्रातः तुम्हारे घर आ जाऊंगा। महाराज, ऐसा कहकर मुझे लज्जित मत कीजिए। आप मेरे घर नहीं आएंगे, बल्कि मैं स्वयं महल आकर आपको साधु महाराज के स्थान पर ले चलूंगा। राजा विक्रम आदित्य की बात सुनकर मुस्कुराते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई देती है। राजा विक्रम तेजी से कक्ष में प्रवेश करते हैं। रानी रुक्मणी फूट फूट कर रो रही होती है। महाराज, पता नहीं मेरी पुत्री चंद्रलेखा को मैं फिर कभी देख पाऊंगी या नहीं। चिंता मत करो रानी, हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि चंद्रलेखा हमें जरूर मिलेगी। लेकिन अगर वह कभी वापस ना आई तो?
कल सुबह मैं स्वयं साधु से मिलने जाऊंगा। वे अवश्य हमारी सहायता करेंगे। राजा विक्रम धीरे धीरे बाहर निकल जाते हैं। रात गहरी हो चुकी है, लेकिन उनकी आंखों से नींद कोसों दूर होती है। दूसरी ओर रानी रुक्मणी गहरी चिंता में बैठी होती है। राजा विक्रम सोच में डूबे होते हैं। तभी अचानक रानी रुक्मणी उठकर खड़ी हो जाती है और उन्हें अजीब तरीके से घूरने लगती हैं। महारानी, क्या हुआ? रानी रुक्मणी बिना कुछ कहे राजा विक्रम को घूरती रहती हैं। अगले ही पल उनका शरीर रंग बिरंगी रोशनी में घिर जाता है और वह देखते ही देखते गायब हो जाती हैं। रुक्मणी! राजा विक्रम तेजी से बाहर भागते हैं और सीधे राजगुरु के कक्ष की ओर दौड़ते हैं। राजगुरु, मेरी पत्नी रानी रुक्मणी मेरी आंखों के सामने रंग बिरंगी रोशनी में लुप्त हो गई। क्या कह रहे हैं राजन? मैं सच कह रहा हूं। वो मुझे अजीब तरीके से घूरने लगी और फिर अचानक गायब हो गई। राजन, ये कोई साधारण घटना नहीं है। आपके परिवार पर वर्षों पुराना श्राप है। श्राप? ये श्राप कब और क्यों लगा? यह रहस्य बहुत पुराना है राजन। जब आपके पिता इस सिंहासन पर थे, तब भी यही बात कही जाती थी, कभी जंगल की गहराई में मत जाना। राजा विक्रम आश्चर्यचकित रह जाते हैं। आदित्य, तुम सोच भी नहीं सकते कि बीती रात मेरे लिए कैसी थी। मेरी पुत्री चंद्रलेखा जंगल में गायब हो गई और अब मेरी पत्नी भी लापता हो गई। ये तो बहुत ही विचित्र घटनाएं हो रही हैं महाराज। हमें तुरंत कुछ करना होगा। हाँ, हमें साधु महाराज से मिलना होगा। आदित्य राजा विक्रम को लेकर एक झोपड़ी की ओर जाता है, जो राज्य की सीमा के पास स्थित होती है। झोपड़ी के अंदर एक रहस्यमयी साधु ध्यान मग्न बैठे होते हैं। राजा विक्रम और आदित्य झोपड़ी के भीतर प्रवेश करते हैं। साधु अपनी आंखें खोलते हैं और राजा विक्रम को देखकर रहस्यमयी मुस्कान देते हैं। तुमने वही गलती कर दी जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी राजन। महाराज, आप तो अंतर्यामी लगते हैं, कृपया मेरी सहायता करें। इतना बोलकर राजा विक्रम साधु को सारी घटनाएं बताते हैं। मुझे अपनी पुत्री को शिकार पर नहीं भेजना चाहिए था। ये मेरी भारी भूल थी। भूल तुम्हारी पुत्री से नहीं हुई है राजन, भूल तो तुमसे हुई है, और वो भी वर्षों पुरानी भूल। अब वो ठोस रूप ले चुकी है और अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर चुकी है। यदि इसे रोका नहीं गया तो तुम्हारा पूरा राजपाट नष्ट हो जाएगा। लेकिन ये सब कैसे रुकेगा? समझने और सोचने का समय नहीं है राजन। तुम्हें अभी और इसी समय जंगल की गहराई में प्रवेश करना होगा। साधु महाराज, जंगल की गहराई में मुझे क्या मिलेगा? राजन, तुम्हें जंगल की गहराई में कुछ ऐसा मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन ध्यान रखना, तुम्हारी पुत्री राजकुमारी चंद्रलेखा के पास केवल आज का ही समय है। इतना कहकर साधु मंत्र पढ़ने लगते हैं। उनके हाथों में रंग बिरंगी रोशनी प्रकट होती है और देखते ही देखते एक सिंदूर उभर आता है। साधु राजा विक्रम की ओर सिंदूर बढ़ाते हैं। ये अभिमंत्रित सिंदूर है, इसे अपने पास संभाल कर रखना। जंगल में तुम्हारा सामना जिस बला से होने वाला है, उसका अंत केवल यही कर सकता है। अगर ये गलती से तुमसे घिर गया तो याद रखना, तुम जंगल की गहराई में जाओगे तो जरूर,
लेकिन कभी वापस नहीं आ पाओगे और फिर तुम्हारे राज्य को तबाही की चपेट में आने से कोई नहीं बचा सकता। साधु महाराज, अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी पुत्री को ही नहीं बल्कि अपने पूरे राज्य को बचाने के लिए जंगल जाऊंगा। साधु महाराज, क्या मैं महाराज के साथ जा सकता हूँ? तुम एक वीर युवक हो आदित्य, तुम जा सकते हो, लेकिन अपना ख्याल रखना, राजा विक्रम की मुसीबत में उनका साथ देना। राजा विक्रम और आदित्य साधु को प्रणाम करते हैं और कुटिया से बाहर निकल जाते हैं। रास्ता संकरा और डरावना होता जा रहा था। कुछ ही देर में वे जंगल की गहराई में प्रवेश कर जाते हैं। तभी अचानक उनके घोड़े ठिठक जाते हैं और आगे बढ़ने से इनकार कर देते हैं। महाराज, लगता है हमें आगे की यात्रा पैदल ही करनी पड़ेगी। घोड़े आगे जाने के लिए तैयार ही नहीं है। तुम सही कहते हो आदित्य। चारों ओर घना अंधेरा और अजीब सी खामोशी परसी होती है। पक्षियों की आवाजें भी बंद हो चुकी होती हैं। घंटों पैदल चलने के बाद राजा विक्रम और आदित्य थकने लग जाते हैं। दोनों का बुरा हाल हो जाता है। आदित्य इधर उधर देखता है और फिर राजा विक्रम से कहता है, महाराज, एक वृक्ष के नीचे थोड़ा आराम कर लेते हैं। राजा विक्रम सहमति में सिर हिलाते हैं। तभी उनकी नजर एक तालाब पर पड़ती है जो वृक्षों के बीचों बीच स्थित होता है। पानी चमक रहा होता है, मानो उसमें कोई जादुई शक्ति हो। आदित्य, चलो इस तालाब का पानी पीते हैं और थोड़ा आराम करते हैं। नहीं महाराज, ये जंगल की गहराई में स्थित एक विचित्र तालाब लगता है। ना जाने इसका पानी पीने योग्य है या नहीं। अगर यहाँ तालाब है तो इसका पानी पीने योग्य ही होगा। आदित्य मुस्कुराता है और तालाब की ओर इशारा करता है। महाराज, ध्यान से देखिए, इस तालाब के आसपास कितने पक्षी और छोटे जानवर टहल रहे हैं, लेकिन कोई भी इसकी ओर नहीं जा रहा। इसका मतलब है कि ये तालाब सामान्य नहीं है और इसका पानी पीने योग्य नहीं। राजा विक्रम कुछ पल के लिए सोच में पड़ जाते हैं और फिर आदित्य की ओर देखकर हल्की मुस्कान बिखेरते हुए कहते हैं, साधु महाराज ने कहा था कि तुम वीर हो, लेकिन मैं कहता हूँ कि तुम वीर के साथ साथ चतुर भी हो। आदित्य की नजर दूर उठते हुए धुएं पर पड़ती है। वह चौकन्ना हो जाता है और राजा विक्रम से कहता है, महाराज देखिए, वहाँ सामने धुआं उठ रहा है। ये जंगल सुनसान और भयावह है, फिर भी वहाँ किसी के होने का संकेत मिल रहा है। क्या ये अजीब नहीं लगता? तुम सही कह रहे हो आदित्य, इस जंगल के बीचों बीच किसी के होने का मतलब खतरा भी हो सकता है। हमें सतर्क रहना होगा। चलो। राजा विक्रम और आदित्य पैदल ही उस दिशा में बढ़ते हैं। जंगल घना होता जाता है। कुछ दूर जाने पर घनी झाड़ियों के पीछे इन्हें एक टूटा फूटा खंडहर नजर आता है। खंडहर के भीतर से रहस्यमयी धुआं उठ रहा है। वे सावधानी से आगे बढ़ते हैं। खंडहर के अंदर एक बेहद विचित्र, कुरूप और बूढ़ी औरत बैठी थी। उसकी आंखें बंद थी। वह धीमे धीमे कोई रहस्यमयी मंत्र बुदबुदा रही थी। राजा विक्रम और आदित्य जैसे ही भीतर कदम रखते हैं, अचानक वह अपनी आंखें खोलती है और तीव्र निगाहों से उन्हें घूरती है। तो आखिरकार तुम आ ही गए राजा विक्रम। मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। राजा विक्रम और आदित्य चौंक जाते हैं। कौन हो तुम और तुम्हें पहले से कैसे पता था कि हम यहाँ आएंगे? जरा सामने देखो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। राजा विक्रम की नजर आगे जाती है।
उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं जब वह देखता है कि राजकुमारी चंद्रलेखा बेहोश पड़ी थी। तो ये तुम्हारी करतूत है, मेरी पुत्री का अपहरण तुमने ही किया। राजकुमारी चंद्रलेखा धीरे धीरे होश में आने लगती है। उसकी नजर जैसे ही अपने पिता पर पड़ती है, उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। पिताजी। राजा विक्रम चंद्रलेखा की ओर बढ़ता है, लेकिन बूढ़ी औरत अचानक अपने हाथ से इशारा करती है और एक रहस्यमयी शक्ति से राजा विक्रम वहीं रुक जाता है। तुम्हारे परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी एक श्राप की कहानी सुनाई जाती रही होगी। वो श्राप मैं ही हूँ। यह जंगल मेरा है और यहाँ मेरा राज चलता है। मेरी पत्नी रानी रुक्मणी कहाँ है? मुझे संदेह है कि उसे भी तूने ही बंदी बनाया है। बूढ़ी औरत रहस्यमयी हंसी हंसती है। अचानक उसकी आंखें चमक उठती है और रंग बिरंगी रोशनी के बीच वह धीरे धीरे बदलने लगती है। राजा विक्रम और आदित्य चौंक जाते हैं। अचानक वो बूढ़ी औरत अब रानी रुक्मणी में बदल जाती है। रुक्मणी, ये कैसे संभव है? रानी रुक्मणी ठंडी हंसी हंसती है और राजा विक्रम की ओर देखती है। वर्षों तक मैं ही तुम्हारी पत्नी बनकर रही हूँ राजन, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम्हें सच्चाई बताई जाए। सच्चाई? कौन सी सच्चाई? अचानक रानी रुक्मणी फिर से बूढ़ी औरत में बदल जाती है। वर्षों पहले तुम्हारे पूर्वजों में एक राजा भैरव हुआ करता था। एक दिन वह जंगल में शिकार के लिए आया और उसने एक सुंदर स्त्री को देखा। उस स्त्री से विवाह करके वह उसे अपने महल ले गया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसे पता चला कि वह एक साधारण स्त्री नहीं बल्कि एक डायन थी। राजा भैरव को जब यह सच्चाई पता चली तो उसने मुझे इस जंगल में जिंदा जला दिया। लेकिन वह मूर्ख नहीं जानता था कि मैं इतनी आसानी से मरने वाली नहीं हूँ। जलने से पहले मैंने उसे श्राप दिया था कि उसके वंश का जो भी व्यक्ति इस जंगल की गहराई में आएगा उसकी तबाही निश्चित होगी। तो तुम ही हो वो श्राप, तुम ही हो वो डायन जो मेरे वंश को खत्म करना चाहती हो। हाँ, मैं ही वह श्राप हूँ और अब इस जंगल में तुम्हारा अंत निश्चित है। तभी अचानक रंग बिरंगी रोशनी के साथ वही साधु प्रकट हो जाते हैं। राजन, देर मत करो, जल्दी से इसके ऊपर सिंदूर फेंक दो। ये क्या कह रही है साधु महाराज कि ये वर्षों से मेरी पत्नी के रूप में मेरे साथ थी? ये सच कह रही है। ये वर्षों से तुम्हारी पत्नी बनकर तुम्हारे साथ रह रही थी, परंतु इसका असली उद्देश्य कुछ और था। क्या मतलब? ये तुमसे एक संतान प्राप्त करना चाहती थी ताकि उसे खाकर अमृत प्राप्त कर सके, परंतु तुम्हारा सौभाग्य था कि ये गर्भवती नहीं हो सकी। जब इसे ये समझ आ गया कि ये सफल नहीं होगी तो इसने चंद्रलेखा की बलि देने की योजना बनाई। तो ये चंद्रलेखा को मारने वाली थी? हाँ, ये जानती थी कि अपनी पुत्री को खोजते हुए तुम अवश्य जंगल तक आओगे और फिर ये तुम्हें भी मार कर खा जाती। राजा विक्रम बिना समय गवाए सिंदूर निकालते हैं और बूढ़ी औरत पर फेंक देते हैं। अगले ही पल वह चीखने लगती है। उसका शरीर आग पकड़ लेता है और वह तड़प तड़प कर राख में बदल जाती है। चंद्रलेखा दौड़ती हुई अपने पिता से लिपट जाती है। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई महाराज,
ये मेरी पत्नी बनकर महल में कैसे आ गई? और आपने पहले कहा था कि गलती मेरी पुत्री की नहीं बल्कि मेरी थी। राजन, याद करो, बरसों पहले तुम शिकार के लिए जंगल में आए थे। हाँ, मैं आया था। और तुम्हें बहुत तेज प्यास लगी थी। तुम पानी पीने के लिए एक तालाब के पास चले गए थे, परंतु तुम्हें यह नहीं पता था कि वो तालाब जंगल की गहराई में था। इसका मतलब उसी समय वो डायन अदृश्य होकर तुम्हारे पीछे पीछे आ गई थी। गलती तुमने उस समय की थी जब तुमने जंगल की गहराई में कदम रखा। और फिर इसके बाद तुम्हारी पहली पत्नी की रहस्यमय परिस्थिति में मौत हो गई। दरअसल उसे इस डायन ने ही मारा था। फिर ये डायन रूप बदलकर तुमसे विवाह करके तुम्हारी पत्नी बनकर महल में रहने लगी। और जब इसने देखा कि मुझसे इसकी कोई संतान नहीं हो रही तो इसने अपनी चाल बदल दी। आज रात चंद्रलेखा की बलि लेकर और तुम्हें मारकर ये अपने मकसद में कामयाब हो जाती, और यदि तुमसे संतान प्राप्त करने में सफल हो जाती तो उसे खाकर अमर हो जाती, क्योंकि डायन अपनी ही संतान को खा जाती है। हाँ, सही कहा तुमने राजन, डायन अपनी ही संतान को खा जाती है। परंतु अब सब कुछ समाप्त हो चुका है। राजा विक्रम, चंद्रलेखा और आदित्य महल लौट आते हैं। राजमहल रोशनी से जगमगा रहा था। सब कुछ सामान्य हो गया था। तुमने मेरी बहुत सहायता की है आदित्य। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी पुत्री से विवाह करो। यदि आपकी पुत्री को यह स्वीकार हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। चंद्रलेखा मुस्कुराते हुए सिर हिला देती है। कुछ दिनों बाद धूमधाम से आदित्य और चंद्रलेखा का विवाह संपन्न होता है। महल में खुशियां लौट आती हैं।